क्या आपने भी कहा गुरमीत सर कि एक रेट कट तो और है, लेकिन क्या अगली ही पॉलिसी में? अनिल जी, मैं इससे बोल रहा हूँ कि अगर आप कमेंट्री सुनो, उन्होंने 3-4 बार सॉफ्टनिंग वर्ड का यूज़ किया हाँ कि हाँ। कुछ पॉकेट्स में सॉफ्टनिंग हो रही है। दूसरा अनिल जी, जो यील्ड की बात है, अगर आप देखें 6.5 पे जो स्टिकी है, वो इसलिए भी है कि यूएस की यील्ड भी 4 के आसपास है, जापानी यील्ड भी ऊपर गई है। आज आप यूएस का भी इंटरेस्ट पेमेंट देखेंगे तो $1.2 ट्रिलियन है। तो ग्रेजुअली आपको वहाँ भी सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, जापान में भी मिलेगी, थोड़ा होपफुली यूएस में भी मिलेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ भी उसकी सॉफ्टनिंग होगी, ओएमओ करके भी। और अगर गवर्नमेंट ही अनिल जी 6.5% पे बोरो करेगी तो रेट ट्रांसमिशन धीरे धीरे ही होगा। इसलिए ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट को नीचे लाना, अगर हमें ग्रोथ को ड्यूरेबली 8% से ग्रो करना है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो भी हमने जीएसटी कट्स किए हैं, फिलिप्स दिए हैं, अगर रियल रेट इतना हाई रहेगा तो कुछ हद तक वो नलीफाई हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि उन्होंने इतनी बार सॉफ्टनिंग वर्ड का यूज़ किया पॉकेट्स में, मुझे लगता है कि और स्कोप है मॉनेटरी पॉलिसी का। और ये बात मैंने आपसे पहले भी करी है। अब जो भारत का इन्फ्लेशन है वो 2% है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इन्फ्लेशन जो है वो उसी रेंज में, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा है। तो वो बहुत ज़्यादा यील्ड डिफरेंशियल नहीं रहेगा आने वाले सालों में। और इसलिए मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड हैं वो पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में। जी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपने गुरमीत सर बात रखी हुई है। आइए बढ़ते आगे, और अब देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बैंक एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पॉलिसी पर अपनी राय देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, कैसी लगी आपको पॉलिसी, क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक रही? नमस्कार अनिल जी। पॉलिसी के रेट कट के बारे में हमारे यहाँ मिक्स्ड ओपिनियन थी। एक व्यू ये थे कि शायद कोई कट ना हो क्योंकि सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और दूसरी व्यू थी कि स्कोप है करने का तो कर लेना चाहिए। तो ओवरऑल जो रेट कट है वो जैसा मैंने बताया कि वो बहुत सर्टेन नहीं था, बट हो गया है तो अच्छी बात है। दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो लिक्विडिटी के जो मेजर्स लिए गए हैं, ओमेओ का जो मेजर है 1 लाख करोड़ का, और साथ में रुपी डॉलर बाय सेल स्वैप 3 साल का जो अनाउंस किया है $5 बिलियन का। तो ये दोनों की वजह से एक रुपी पे थोड़ा प्रेशर कम होगा। और दूसरी बात है कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी एसडीएल जो स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती हैं, वो आखिरी क्वार्टर में ज़्यादातर करती हैं। तो उसके ऊपर भी अभी रेट बढ़े हुए थे उसके, तो उसमें भी रेट थोड़े कम होंगे। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो रेट्स हैं उनमें थोड़ा सा रिडक्शन आएगा, तो लिक्विडिटी इम्प्रूव होगी। तो उस सेंस में ओवरऑल अच्छा है सिस्टम के लिए। और जो बेनिफिट होंगे रेट कट के वो तो हम पास ऑन कर ही देंगे लोन्स पर। परफेक्ट। तो दो तीन चीजें काफी अच्छी हुई, एक एक करके मैं आपसे उस पर राय भी लूंगा, लेकिन एक चीज और जो गवर्नर साहब ने कही पॉलिसी में, और वो ये कि 65% 70% के आसपास ट्रांसमिशन हो चुका है, जो ब्याज दर अब तक उन्होंने कम की है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको, और बचा हुआ ट्रांसमिशन कितना समय और लग सकता है? नहीं, देखिए ट्रांसमिशन दोनों साइड से होता है, डिपॉजिट साइड का भी है, लोन साइड का। और उन्होंने जैसा बताया कि जो आप बता रहे हैं 65-70% वो डिपॉजिट्स का बताया, और 32% बताया कि स्टॉक का, यानी जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट का बेस है। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट का बेस जो है वो कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, एवरेज करीब 2.5-3 साल का रहता है। तो नेचुरली फिर उसमें टाइम लगता है, जैसे जैसे वो मेच्योर करेगा वैसे वैसे वो रिप्राइस होगा। तो उस सेंस में वो रिडक्शन धीरे धीरे होगा। और अभी 25 बेसिस पॉइंट जो फर्दर कट है, तो वो भी आगे चल करके प्राइसिंग धीरे धीरे करके होगा। लोन रेट्स में क्या होता है, ये करीब 50% से 60% तक लोन डायरेक्टली लिंक्ड है रेपो से या टी बिल से। तो उनमें तो तुरंत ही हो जाता है, चेंज इमीडिएट है। और बाकी जो प्रोजेक्ट लोन है या जिनमें रिप्राइसिंग 3 महीने 6 महीने पे या साल भर पे होती है, तो वो जैसे जैसे रीसेट डेट आएगी तब तक वो रिप्राइस होंगे। लेकिन उसमें भी यह है कि कॉर्पोरेट्स के केस में कई बार कॉर्पोरेट्स जो हैं वो लोन रिडक्शन के लिए पहले ही बोलते हैं, और अगर आप लोन रिडक्शन नहीं करें तो वो दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करते हैं। तो इसलिए लोन रेट्स में रिडक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, डिपॉजिट रेट्स का रिडक्शन धीरे धीरे होगा। और हमें लास्ट में ये भी ध्यान रखना है कि डिपॉजिटर्स को भी एक फेयर रेट मिलना चाहिए बैंकिंग सिस्टम से। डिपॉजिट ग्रोथ में दिक्कतें भी रही हैं, तो हमें लगता नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रेट कट के बारे में अभी सोच रहे हैं। हालांकि हमारी कमेटी अभी मिलेगी इस रेट कट के बाद में, और वो निर्णय लेगी कि क्या करना है हमें आगे चल के। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ट्रांसमिशन और बाकी जो बचा है उसमें देखेंगे, लेकिन यह आपने इंटरेस्टिंग बात की, जो $5 बिलियन का रुपी डॉलर स्वैप का एक उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, कि 3 साल के लिए है। कैसे असर डालेगा करेंसी, इससे मजबूत किस तरह से हो पाएगी, ये जरा समझाएं सर। नहीं, ऐसा होता है कि देखिए करेंसी, इंडिया की करेंसी लॉन्ग रन में हमेशा डिप्रिशिएट करती आई है, और उसका कारण यही है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंपैरिजन में कम रहता है।
तो वो ओवरऑल और इन्फ्लेशन में भी हमारा इन्फ्लेशन हमेशा से ज़्यादा रहता है। ये अलग बात है कि इस समय हमारा इन्फ्लेशन या तो बराबर है या थोड़ा सा मार्जिनली कम भी है, वरना हमारा इन्फ्लेशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, प्रोजेक्शन भी इन्फ्लेशन के ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में डिप्रिसिएशन हमारा होता रहता है रुपये का। लेकिन जो आरबीआई की कोशिश रहती है कि डिप्रिसिएशन धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल हो। अगर इसमें सडन फ्लक्चुएशन आएगा तो वो नुकसानदायक होता है। तो इस तरह के बाय सेल स्वैप का जो टूल आरबीआई ने अपने लिए क्रिएट किया है, उसमें जो इन्फ्लेशन अगर रुपये डॉलर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो उसको कवर कर सकते हैं और ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन की तरफ ले आ सकते हैं। तो उससे जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपने रेट्स में थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी मिलेगी कि कैसे इसको आगे चल के देखना चाहिए। तो यही इसका फ़र्क होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है। कैलेंडर का ऐलान किया है ओएमओ का, किस किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या ये एक बैंकिंग सेक्टर के लिए, सिस्टम के लिए और लिक्विडिटी के लिहाज से ज़्यादा क्लैरिटी देगा? हाँ, आखिरी क्वार्टर जो होता है, जो अभी शुरू होगा जनवरी से, उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ये अपने एसडीएल लोन्स रेज़ करती हैं आखिरी के खर्चों के लिए। और इस समय एसडीएल के रेट थोड़े बढ़े हुए थे क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी शॉर्ट थी सिस्टम में। तो अब ये ओएमओ अनाउंस करने से, कैलेंडर जो अनाउंस किया उससे ये होगा कि जैसे-जैसे जब भी इस यील्ड थोड़ा बढ़ेगी, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करने से वो यील्ड को कम किया जा सकेगा। तो ओवरऑल जो यील्ड बढ़ी हुई थी और आगे बढ़ने की संभावना भी थी क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स आते रेज़ करने के लिए अपने सिक्योरिटीज़ को रेज़ करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, तो उसमें अब प्रेशर जो बनता वो अब थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाएगा और कंट्रोल में रहेगा। तो बोरिंग कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की खास तौर से और बॉन्ड्स की, वो कम हो जाएगी। मार्केट के लिए ओवरऑल ये अच्छा रहेगा। तिवारी साहब, कल भी और आज भी गवर्नर साहब ने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि बैंक्स के साथ जो कस्टमर्स की रिलेशनशिप है वो मजबूत हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विसेज मिले। और कल भी जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया बीएसबीडी का कि अब बैंक्स, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को काफ़ी कुछ सुविधाएं दी जाएगी, मिनिमम बैलेंस ना हो, एटीएम डेबिट कार्ड के चार्जेस ना लगें, पासबुक वगैरह फ्री में देनी हो, 4 विड्रॉल आपके फ्री हों। ये नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। कैसे देखते हैं आप, क्या बैंकिंग सेक्टर पर, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई असर पड़ेगा? और स्पेशली अगर आप एसबीआई के लिहाज से भी एक अंदाजा दे पाएँ सर। देखिए, हम तो किसी भी कस्टमर को मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं कर रहे हैं और आज से नहीं, करीब 3-4 साल से हमने ऐसा किया हुआ है। तो ये हमने तो कस्टमर के फेवर में ये स्टेप पहले से ली हुई है। बाकी बैंकों ने बीएसबीडी में वो चार्ज नहीं करते थे, बाकी में करते थे और अभी भी बहुत सारे बैंक कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमारी बात है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम चार्ज नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि गवर्नर साहब जो हैं वो कस्टमर सर्विस पे शुरू से ही बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी डेफ अकाउंट्स की, जिन अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है सालों से और कस्टमर को या तो पता नहीं है या कुछ हो गया, उनके परिवार वालों को नहीं पता है। और उसके लिए उस कैंपेन का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है और कई सारे ऐसे हमारे कस्टमर भी रहे हैं जो 7-8 8-8 साल से, जिनका काफ़ी अमाउंट पड़ा हुआ था और उनको हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ-ढांड करके, एड्रेस भी उनके चेंज हो गए थे, किसी तरह से ढूंढ के उनको पैसा दिया है और उससे बड़ी अच्छी फीलिंग लोगों में आई है। तो गवर्नर साहब का हमेशा से ये ध्यान रहा है कि कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट करें, ग्रीवेंस एड्रेसर को कैसे इम्प्रूव करें और जो भी कंप्लेंट्स हैं, आज भी उन्होंने देखिए ये बात बोली कि जो ओम्बड्समैन की कंप्लेंट है उसकी पेंडेंसी थोड़ी बढ़ी है, तो अगले 2 महीने तक कैंपेन चला के इसको कम करना है। तो इस सब से ये पता चलता है कि गवर्नर साहब कितना कंसर्न्ड हैं कस्टमर सर्विस को लेकर के और हम लोग बिल्कुल उनके साथ में हैं क्योंकि भारत के जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनकी शिकायतों का जो समाधान है वो टाइम से होना चाहिए। और जो भी फैसिलिटीज़ आरबीआई ने कल अनाउंस करी हैं, इसको तुरंत लागू करेंगे और जो भी इसका इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट पर आएगा, वो हम कॉस्ट पे इम्पैक्ट लेंगे क्योंकि अभी बैंकिंग सिस्टम अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, तो क्यों ना हम कस्टमर्स के लिए और कुछ फैसिलिटीज़ अगर दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा फोकस पॉलिसी का। तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से पॉलिसी के बारे में और आगे की डायरेक्शन के बारे में राय दी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अश्विनी कुमार तिवारी साहब, एमडी एसबीआई।